Okay, so let's start our current electricity lecture 1. आज का डेट है 14th जून और बेसिकली हम सबसे पहले इस चैप्टर के इंडेक्स पे बात कर लेते हैं। तो चैप्टर के इंडेक्स को ब्रॉडली हमने कुछ इतने पार्ट्स में डिवाइड किया है। डिवाइड किया है। अगर मैं देखूं तो इसमें गौर से देखिए, तो सबसे पहला पार्ट है बेसिक इंट्रोडक्शन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ओम्स लॉ। ये दोनों चीजें जो है हम लोग अगले 2 क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, फिर आता है किरचॉफ्स लॉ, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स और उसके बाद हमारा टॉपिक आता है आरसी सर्किट। आरसी सर्किट बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, नॉट फॉर बोर्ड्स। ये टॉपिक हम छोड़ देंगे, जरूरत नहीं होगी, ठीक है। नॉट फॉर बोर्ड्स लास्ट में देखेंगे इसको, इफ टाइम सेव्स इसको कर देंगे। क्लियर? दैट्स इट फॉर द चैप्टर। हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले इस चैप्टर को इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट से what do we mean by electric current? What do we mean by electric current? ठीक है, just give me a second. सब लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ चुके हो। कब? क्लास 10th में पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट। सबको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एनीवन, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? याद है कुछ? What do you mean by electric current? बताओ, याद करो। इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब होता है? पहला दिमाग में कौन सा शब्द आता है? इलेक्ट्रिक करंट। क्लास 10th में पढ़ा है आपने। बिल्कुल सही, दीक्षा ने कहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बिल्कुल सही है। पहला जो चीज हमारे दिमाग में आता है वो आता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बिल्कुल सही, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसी से हम लोग डेफिनेशन बनाते हैं। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। लिखिए सब लोग, एवरीवन नोट इट डाउन। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। अगर इसको मैं मैथमेटिकली दिखाने जाऊं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो मैथमेटिकली होता है, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आई से। आई इक्वल्स टू होता है Q अपॉन T। आई इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन T। आई इज इक्वल टू Q अपॉन T। याद रखिएगा, करंट का यूनिट क्या होता है? करंट का यूनिट होता है एम्पियर। सब 10th में पढ़ चुके हो, कुछ नया नहीं बता रहा हूं मैं। करंट का यूनिट होता है एम्पियर। करंट का कैसा क्वांटिटी होता है? तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? तो अगर मैं बोलूं करंट का डेफिनेशन, इट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, पहला, ठीक है। मैथमेटिकली बोले तो आई इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन T होता है। यूनिट इसका एम्पियर होगा और एक ऐसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। इज इट क्लियर? जल्दी इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सब डेफिनेशन सब लोग को पता था। इट इज द सिंपली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। मान लीजिए ये हमारा एक कंडक्टर बना हुआ है साइड में। मान लीजिए कंडक्टर में हमने एक छोटा सा एरिया पोर्शन लिया। हमने एक एरिया ले लिया। क्लियर है? अब एरिया हमने लिया तो मान लेते हैं कुछ कि इसके थ्रू हम लोग n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए। n इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फ्लो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। अगर मुझे यहाँ पे करंट बताना होगा, तो करंट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? Q अपॉन T। बट Q कितना होता है? चार्ज कितना फ्लो कर रहा है? अगर n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है
n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है तो q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा n इंटू ई अपॉन टी। क्लियर है क्या? I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा q बाई टी, क्या हो जाएगा n e अपॉन टी हो जाएगा। इज इट क्लियर? I इक्वल्स टू n e अपॉन टी। क्लियर? तो ये हमारा हो गया करंट। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पड़ा था, q इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं हम लोग n इंटू। अब अगली बात आती है कि करंट का डायरेक्शन कैसा होता है। डायरेक्शन ऑफ करंट देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें तो याद रखिएगा एक वर्ड यूज करते हैं, कन्वेंशनली। कन्वेंशनली कन्वेंशनली का मतलब क्या होता है? जो हम मान रहे हैं कन्वेंशनली। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट is opposite to the flow of electron, flow of electron। यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे करंट का फ्लो का डायरेक्शन होता है। इस ग्राफ में क्या लिख सकते हैं? करंट का डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये लिख सकते हैं क्या? बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा Q अपॉन टी। I इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन टी। I इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन टी। Q इक्वल्स टू एनी, यानी याद रखना है करंट का फ्लो क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होता है। करंट के फ्लो का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के ठीक ऑपोजिट होता है। क्लियर है? करंट के फ्लो का डायरेक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। जल्दी लिखें इसको, जल्दी लिखें इसको। वैल्यू होता है करंट का चार्ज अपॉन टाइम, और डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। प्रत्युष अनम्यूट करना अपने आप को। प्रत्युष मैं अनम्यूट कर रहा हूं। लेट क्यों हुआ प्रत्युष? हेलो। लेट क्यों हुआ प्रत्युष? यस सर। कितने बजे क्लास स्टार्ट होता है? सर 12 बजे से, वो नहाने चल गए, थोड़ा सा टाइम लग गया। प्रत्युष अगर चैप्टर को लेके यही सीरियसली प्रत्युष, तो कुछ भगवान भी कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। भगवान बचाने के लिए नहीं आएंगे आपको 12th में। ठीक है आशुतोष, मेरे तरफ से आप लोग अपने लिए लास्ट हिदायत समझ लें, क्लास में 2 मिनट और 5 मिनट पहले भागना दोनों आपके लिए खतरनाक हो सकता है। बोलिए आशुतोष, क्यों लेट आए? सर नेट पूरी तरह वर्क नहीं कर रहा था, लॉगिन नहीं हो रहा था। अब करने लगा नेटवर्क? हाँ अभी करने लगा। ये सब ना, ये सब रीजन दूसरे को सुनाना, ठीक है? दूसरे को सुनाइए सब रीजन। 5 मिनट लेट और 5 मिनट पहले भागने की आदत सुधार लीजिए आप लोग। मैं जनरली इन सब चीज़ों में आपको बोलता नहीं हूँ, मैं मानता हूँ कि आप बड़े बच्चे हैं। अगर बेवकूफ़ियाँ अगर आप करने की ठान चुके हैं आप, तो मैं लगा दूंगा सीधे 10 दिन एब्सेंट जाके बैक क्लास जा करके आप, फिर आप दौड़ते रहिएगा एंड में 12th में जा करके। आप कोई कुछ नहीं बचा पाएगा आपको उस वक्त। मैं आपके लिए रिस्पेक्टफुल तभी तक हूँ जब तक आप रिस्पेक्टफुल क्लास के लिए हैं। आप रिस्पेक्ट खत्म कीजिएगा क्लास के लिए, मैं रिस्पेक्ट आपके लिए खत्म कर दूंगा। बहुत बहुत कूल माइंडेड आदमी हो। ये सब हुआ रिपीट, आगे से मैं इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लूंगा। रोहित, इज इट, आर यू हियर? रोहित, यस सर। लेट्स टेक अ सिंपल डिसीजन। क्लास में 5 मिनट लेट आना,
ठीक है, सिंपल एब्सेंट माना जाएगा, सिंपल एब्सेंट पूरे क्लास का एब्सेंट माना जाएगा। और ये 3 दिन रिपीट होगा, 3 दिन वीक मंथ में हो गया तो क्लियर कट मान लीजिए कि उनके 8 दिन के अटेंडेंस को क्लिक हटाइए। मैं मुझे अटेंडेंस भेजना है ना सीबीएसई को, आई विल सेंड देयर अटेंडेंस। 75% नहीं हुआ फिर मेरे पास मेडिकल लेके दौड़ना तुम लोग, बिकॉज यू आर कंप्लीटली नॉन सीरियस। आई विल नॉट टॉलरेट दैट। मैं आपके करियर को बर्बाद आपको खुद नहीं करने दे सकता हूँ। कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लाइटली हूँ, लेकिन ये हुआ रिपीट अगर किसी क्लास में, विल नॉट टॉलरेट दैट। मैं आपके हर क्लास में कितने मिनट के बाद आप जा रहे हो ना, एग्जिट कर रहे हो ना, वो भी मुझे पता होता है। बी सिंसियर। चलिए, और मैं आपके भले के लिए कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक कोई मटेरियल है, और हमने क्या देखा, हमने देखा कि मान लीजिए इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स या 6 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इस तरह से, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर कोई मेरे से पूछेगा कि इस केस में बताइए नेट फ्लो ऑफ चार्ज कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा, नेट फ्लो ऑफ चार्ज तो इसी डायरेक्शन में है, ज्यादा किधर है, इस तरफ है, और कितना है 4 इलेक्ट्रॉन। तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज कितना है 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मुझसे कोई करंट पूछेगा तो करंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन T इक्वल्स टू N इंटू E बाई T। N कितना है 4। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 डिवाइडेड अपॉन कितना हो जाएगा, टाइम जो देंगे हम आपको। क्लियर है? तो I इक्वल्स टू कितना हो गया Q अपॉन T। क्लियर है? अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो करंट का डायरेक्शन जो होगा वो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर मैं बोलूं कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी क्या सकते हैं, राइट टू लेफ्ट कह सकते हैं। क्लियर है? राइट टू लेफ्ट कह सकते हैं। इज दिस क्लियर? क्या दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट, यही होता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या ये क्लियर है सबको? क्या ये एग्जाम्पल क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो लिखें, नया चैप्टर है, कहीं भी दिक्कत तो पूछो, वरना 2-3 अगर भी लाइटली लिया 2-3 क्लास के बाद ये चैप्टर में गिव अप करना पड़ेगा, जैसे आपने पिछले चैप्टर में किया है। और अक्टूबर नवंबर में पूछ रहे होगे सर सिलेबस तो बिल्कुल कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जो सवाल है आपके मन में जस्ट पूछें। अंशु कोई दिक्कत है? क्लियर है अंशु? बढ़िया। अनुष्का आपने एक सवाल पूछा सर इलेक्ट्रॉन, अनुष्का ने हैंड रेज किया। अनुष्का गो अहेड, अनम्यूट करो, बोलिए अनुष्का। मैंने देखा नहीं था चैट आपका, बोलिए। वही क्वेश्चन, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट होगा तो फिर उस साइन में कोई चेंजिंग आएगा क्या? तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जैसे जिधर भी ले लो हो रहा है, उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, सीधा ही अनुमान है, कोई इसमें लाग लपेट नहीं है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो राइट टू लेफ्ट क्या होगा, हमारा करंट का डायरेक्शन होगा। क्लियर है? बस सिंपल सी बात है। क्या सबको क्लियर है इतना? क्या सबको क्लियर है? अब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग और कैसे पढ़ सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट को नोट्स लिखते चलो सब लोग बिल्कुल ऑर्डर में। तो हम लोग क्या लेते हैं, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट पढ़ते हैं। ठीक है, ये दोनों भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एवरेज करंट क्या होता है, तो मान लीजिए कोई एरिया है, कोई क्रॉस सेक्शन। एवरेज करंट बेसिकली होता है कि एक सर्टेन टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो किया है। तो एवरेज करंट की बात अगर करते हैं तो इसको लिखते हैं आई एवरेज। एवरेज करंट इक्वल्स होता है टोटल डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। टोटल डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी का मतलब क्या है?
तो सिंपल सा मतलब है टोटल चार्ज फ्लो, टोटल चार्ज फ्लो, टोटल चार्ज फ्लो अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, सीधा सीधा ही था। टोटल चार्ज फ्लो अपॉन टोटल टाइम टेकन इज सेड टू बी आई एवरेज, ठीक है। लेकिन अगर कोई बात करता है, ये जनरली हमेशा कब की बात करते हैं, मेजर्ड इन टाइम इंटरवल, ये हमेशा टाइम इंटरवल में मेजर करते हैं। बिल्कुल अनिमेश ने कहा है कि सर वेलोसिटी की तरह फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बिल्कुल सही अनिमेश। तो एवरेज करंट क्या बात करें, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अगर मैं बात करूं तो ऑलवेज ऑलवेज measured in time interval, in time interval, क्लियर है। अगला आता है इंस्टैंटेनियस करंट। इसका मतलब अगर समझना है तो सिंपल से होता है करंट एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, वक्त यानी किसी वक्त पे, किसी एक टाइम पे करंट कितना है, इसको मेजर करते हैं हम लोग इंस्टैंटेनियस करंट से, क्लियर है। इंस्टैंटेनियस करंट, क्लियर है। अगर ये क्या होता है, करंट एट एनी इंस्टेंट। अब इसको क्या लिखते हैं हम लोग, आई इंस्टैंटेनियस क्या लिखते हैं हम लोग, dq upon dt, डिफरेंशिएशन ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू t, I इक्वल्स टू क्या होता है, dq upon dt, क्लियर है। I इक्वल्स टू dq upon dt, इज इट क्लियर। क्या याद रखिएगा, एवरेज करंट होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, और इंस्टैंटेनियस करंट होता है रेट ऑफ चेंज और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, dq अपॉन dt, इज इट क्लियर। आपके मन में एक सवाल आता है कि सर कैसे इसको कैलकुलेट करें, तो मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा एक एग्जांपल से, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिख दिया चार्ज वैरीज विद टाइम, टाइम as q equals to 3t square plus 2t plus 4, q equals to 3t square plus 2t plus 4। चार्ज हमने बोल दिया कि टाइम के साथ कुछ ऐसे वेरी कर रहा है। कुछ सवाल इसमें है, सवाल क्या है, फाइंड एवरेज, find average current in interval t equals to 0 to t equals to 2 seconds। और दूसरा इसका क्वेश्चन है, फाइंड करंट at t equals to 0 and t equals to 2 seconds। एक सवाल है आपके पास, ठीक है। मैंने बोला कि चार्ज जो हो रहा है वो टाइम के साथ कुछ ऐसे वेरी कर रहा है, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। पहला सवाल पूछा है कि t 0 से लेके 2 सेकंड के बीच में एवरेज करंट कितना होगा। तो चलिए मेजर करने की कोशिश करते हैं। पहला पार्ट, अगर एवरेज मेजर करना है तो एवरेज में सबसे पहले आपको दोनों पॉइंट पे क्या निकालना पड़ेगा, आई इक्वल्स टू कितना होता है, आई एवरेज इक्वल्स टू कितना होता है, चेंज इन चार्ज अपॉन चार्ज फ्लो अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा चार्ज एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 वैल्यू पुट कीजिए। चार्ज में t का वैल्यू 0 पुट कीजिए, कितना होगा, 0 0 क्या बचेगा, 4 कूलम आएगा क्या। अगला चार्ज आप निकालिए t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, वैल्यू पुट किया जाए, 12 हो जाएगा, 12 4 16 प्लस 4 20, कितना आ जाएगा 20 कूलम, कितना आ गया 20 कूलम। तो अगर मैं बोलूं कि चार्ज टोटल कितना फ्लो किया, चेंज इन चार्ज कितना है, डेल्टा क्यू कितना है,
20 माइनस 4, 20 माइनस 4 कितना हो गया 16 कूलम। तो क्या हम करंट नहीं निकाल लेंगे? डेल्टा क्यू अपॉन टी, तो 16/2 नहीं निकल जाएगा, 8 एम्पियर। बोलिए क्या आप नहीं निकालेंगे 16/2? मैंने बोला कि I इक्वल्स टू कितना होता है डेल्टा क्यू अपॉन टी। तो डेल्टा क्यू निकाल लिया, डेल्टा क्यू अपॉन टी से क्या निकाल लिया? करंट निकाल लिया। दिव्यांशु गलत है। आर्यन एंड्रेस की, आर्यन गो अहेड, पूछिए। सर वेरिएबल है तो उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। एवरेज पूछा है आर्यन। एवरेज का मतलब होता है कि इस इंटरवल में चार्ज में कितना चेंज हो रहा है। तो चेंज के लिए इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज निकालना पड़ेगा ना आर्यन। आपने क्या निकाला? आपने निकाला इनिशियल चार्ज निकाला आर्यन, फिर फाइनल चार्ज निकाला। फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज कितना हो गया? 16 कूलम्ब हो गया क्या? कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। तो क्या करंट नहीं हो जाएगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, चेंज इन चार्ज अपॉन टाइम। बोलिए आर्यन। यस। ये एवरेज निकालने का तरीका है, टोटल बाई टोटल, टोटल चेंज इन चार्ज अपॉन टोटल चेंज इन टाइम। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे बी पार्ट इंस्टेंटेनियस के लिए, तो उसके लिए I इक्वल्स टू क्या निकालना पड़ेगा? डी क्यू अपॉन डी टी। डिफरेंशिएट करते हैं, सबको पता है डिफरेंशिएशन, उम्मीद करता हूं। 3t² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 6t। 2t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2। 6t प्लस 2 डिफरेंशिएशन हो गया। अब मैं क्या करूंगा? t का वैल्यू कितने कितने टाइम पे चाहिए अपने को? अपने को चाहिए t इक्वल्स टू 0 पे। t इक्वल्स टू 0 पे I का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। t इक्वल्स टू अगर 2 सेकेंड पुट कर दें तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14 एम्पियर हो जाएगा क्या? 6 2 12 प्लस 2। क्या सबको एवरेज और इंस्टेंटेनियस का फर्क समझ में आया क्या? क्या ये समझ में आया? एवरेज का मतलब एक टाइम से दूसरे टाइम के बीच में, इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी एक टाइम, एवरेज का मतलब टोटल चेंज इन चार्ज अपॉन टोटल चेंज इन टाइम, इंस्टेंटेनियस का मतलब डिफरेंशिएशन। क्या क्लियर है सबको? जल्दी नोट डाउन करें सब कुछ। जल्दी नोट डाउन करें। उसके बाद हम लोग 2 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। बोलिए आर्यन। सर अगर करंट वेरी करेगा तो क्या करेंगे? करंट अगर वेरिएबल होगा तो वेरी करेगा करंट। इसमें भी तो करंट वेरिएबल ही है ना आर्यन। क्या क्या 0 सेकंड पे 2 एम्पियर है और 2 सेकंड पे 14 एम्पियर नहीं हो जा रहा? तो करंट कांस्टेंट है क्या? जैसे इसमें सर चार्ज दिया है ना, अगर वैसे ही करंट दे दे I इज इक्वल टू वेरिएबल दे दे तो उसको क्या सवाल है करेंगे? कि आपका उसको भी सवाल है डिफरेंशिएट करें। Q से I निकाल सकते हैं, I से Q निकाल सकते हैं क्या? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपका यस सवाल सर। है कि I इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग डी क्यू अपॉन डी टी। सही बात है, सब लोग नोट करके लिखेंगे इसको। I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो अगर डी क्यू इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? बिल्कुल सही बात है, डी क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? I इंटू डी टी हो जाएगा क्या? अगर क्या हम इसको इंटीग्रेट कर दें, दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर दें तो क्या आ जाएगा? क्या डी क्यू का डेरिवेशन कितना हो जाएगा? क्यू। क्या Q इक्वल्स टू कह सकते हैं I इंटू डी टी? बोलिए। यस सर। ये क्या चाहते थे ना? चलिए सिवेस क्वेश्चन भी करेंगे अभी हम लोग। Q इक्वल्स टू I इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। रोशन ने आंसर दे दिया पहला, सब लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को।
और इसको नोट करके लिख लेंगे सब लोग। तुरंत यूज करेंगे थोड़ी देर में इसको अगले क्वेश्चन में। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें सब लोग। देवांश गलत है, अभिषेक सही है, अनुष्का गलत है। आर्यन सही है, आर्यन पावर गड़बड़ है। दीक्षा सही है। अंशु अंशु गड़बड़ हो रहा है, एंड स्टेप गलती हो रहा है। रोशन कन्वेंशनली का मतलब हम लोग माने हैं। अनुष्का सही है, दिव्यांशु सही है, लेकिन आप दोनों थोड़ा मेहनत कर लें, सॉल्व भी कर लें। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन में गिवन चीजें क्या क्या दी गई हैं। सबसे पहली चीज मुझे मिल रहा है वो है टाइम, और दूसरा है करंट। दो चीजें मुझे पता है, पूरा क्लास जानता है कि आई इक्वल्स टू क्या होता है। आई इंटू टी। अनिमेश सही है आपका भी, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या Q1 कूलम आ रहा है क्या? बोलिए, क्या सबको चार्ज 1 कूलम आ रहा है क्या? बोलिए, चार्ज आ रहा है। अनिमेश पावर थोड़ा देख लो। चार्ज आ रहा है 1 कूलम। तो क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में थोड़े ना पूछा है चार्ज, पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग। तो अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है तो Q इक्वल्स टू क्या होता है? N इंटू ई लिख सकते हैं हम लोग, N इंटू ई। अच्छा, N E का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 इक्वल्स टू 1। तो N इक्वल्स टू कितना आ गया? 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 इक्वल्स टू, वैल्यू कितना हो जाता है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 80। इज इट क्लियर? क्या इज इट क्लियर? एक कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, एक कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, लेकिन हम एक कूलम नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो हम जानते हैं ना कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो हमको याद होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लिख दिया। एक कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर है ये? ओके, चलिए सब लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करें। इस बार आपको आई दिया गया है और चार्ज निकालना है। एवरीवन ट्राई दिस। अभी अभी फॉर्मूला बताया है ऊपर में, सब लोग ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई दिया हुआ है और चार्ज बताना है। चार्ज से तो आप आई निकाल के, मैंने एग्जांपल दिखाया था आपको, ये उल्टा है। एवरीवन ट्राई दिस। उसके बाद हम लोग थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे आज। इस चैप्टर की जो मेजर थ्योरी है वो पहले 2 क्लास में ही है, उसके बाद ऑलमोस्ट सॉल्व करने वाली चीज है। सिंपल हो या बड़ा कैलकुलेशन हो, बट सॉल्व। इस चैप्टर से आपको बोर्ड्स में न्यूमेरिकल्स भी खूब आता है।
Try this, everyone. अनिमेश, आपने 140 कूलम का है, थोड़ा गड़बड़ है अनिमेश। हमारे पास एक सही आंसर आ चुका है अभी तक, आर्यन का। वेरी गुड आर्यन। निखिल, गड़बड़ हो गया। अभिषेक, आपने भी ये गलती किया है। निखिल, वेरी गुड, एक्सीलेंट निखिल, वेरी गुड। रोशन, गड़बड़ हो गया। चलो देखते हैं। सबसे पहले आई है कितना? आई इक्वल्स टू आपके पास है आई नॉट। आई नॉट मतलब कितना है? 10 प्लस अल्फा टी, यानी 4 इंटू टी। आई आपके पास इतना है। अच्छा, आई होता कितना है? आई होता कितना है? डी क्यू अपॉन डी टी होता है क्या? डी क्यू अपॉन डी टी होता है। तो डी क्यू इक्वल्स टू कितना है? टेन प्लस 4t इंटू डी टी। क्लियर है? 10 प्लस, अनुष्का वेरी गुड, सही है अनुष्का, वेरी गुड। निखिल, सही है आपका। क्या मिस्टेक हो गया निखिल? निखिल, आपका आंसर सही था। अच्छा नहीं, आपका आंसर 320 मैंने बोला था। ठीक है निखिल, समझ में आ गया। डी क्यू, अगर मान लीजिए कि मुझे चार्ज निकालना है तो मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा, टाइम कहां से कहां तक बोल रहा है? 0 से लेके 10 सेकंड तक। 0 से लेके 10 सेकंड तक इंटीग्रेट करना है। देखते हैं डी क्यू का तो टोटल इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? क्यू, और इसका इंटीग्रेशन 10 dt। मैं थोड़ा इंटीग्रेशन को और साफ साफ लिख के समझा देता हूं। 0 से लेकर के 10 तक, प्लस अगला है 4t dt, 0 से लेकर के 10 तक। आपको भी पता होना चाहिए, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। 10 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। dt का इंटीग्रेशन होता है t, कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 10 तक, प्लस 4 इसका बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2। टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर 10 तक। 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया? 10। 10 माइनस 0 प्लस 2, 100। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 0, मिलाकर 200 प्लस 100 कितना हो गया? 300 कूलम। चार्ज फ्लोन अगर 300 कूलम आ गया तो करंट निकालना कौन सी बड़ी बात है? करंट इक्वल्स टू क्या होगा? टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम। टोटल चार्ज कितना है? 300 कूलम अपॉन टोटल टाइम कितना है? 10 सेकंड। कितना हो जाएगा? 30 एम्पियर। इज दिस क्लियर? क्या एवरेज करंट निकल जाएगा? एवरेज करंट दिव्यांशु क्लियर है क्या? 140 आंसर दिया था आपने, क्या ये क्लियर है? क्या सबको समझ में आया? आई से क्यू और क्यू से आई कैसे निकालेंगे? जल्दी लिख लें इसको, सब लोग जल्दी लिखें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
जल्दी नोट कर लें। कर लिया नोट तो बता दो। फिर इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। क्या है कि क्लास टेंथ में आपको बताया गया था इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है। लेकिन अब आज इस क्लास में, या कह सकते हैं क्लास 12th में, हम लोग उसके पीछे का रीजन जानते हैं, और ये हमारा इंपॉर्टेंट मकसद होता है। क्या रेजिस्टेंस होता है, कैसे रेजिस्टेंस आता है, कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, किस स्पीड से फ्लो करता है, इन सब चीजों के बारे में इस क्लास में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। एक मटेरियल की प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मैंने आपको एक मटेरियल दे दिया, मान लीजिए एक पेन दे दिया, तो इस पेन के अंदर मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होगी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कि हर मैटर कैसे बना है। हर मैटर तो वही बना, एटम से ही बना हुआ है। और एटम में आप पढ़ चुके हो कि एटम के अंदर क्या होता है। एटम के अंदर हम जानते हैं कि एटम के अंदर हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है सेंटर पे, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। सही बात है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन होता क्या है, ये तो होता है सब में कि इलेक्ट्रॉन एटम्स होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन इसी इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करके एक्साइटेड हो जाता है और अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है। Those electrons are said to be free electrons। यानी जो आपके दिमाग में दो तरह के चार्जेस थे, एक न्यूक्लियस और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके अलावा एक नया चार्ज क्रिएट हो जाता है, वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ये जो येलो येलो कलर का दिख रहा है वो हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड हमने क्या बनाया, ऑर्बिट बनाया। एटम के ऑर्बिट में क्या कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमता है। पर इसी में से कोई इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसी में से कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के बाहर, इसी में से कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके एक्साइट होकर बाहर निकल गया। क्लियर है। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है ड्यू टू थर्मल मोशन, उसका बहुत हाई स्पीड होती है, तो वही इलेक्ट्रॉन एक्चुअली हमारे लिए अवेलेबल होता है करंट के फ्लो के लिए। क्योंकि अगर मेरा न्यूक्लियस वो तो बहुत हेवी होता है, तो न्यूक्लियस कभी मूव नहीं करेगा। अच्छा, न्यूक्लियस मूव नहीं करेगा तो क्या बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, क्या बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी मूव नहीं करेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि करंट के फ्लो में ना न्यूक्लियस का कोई रोल होता है, पॉजिटिव चार्ज का कोई रोल, न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और ना ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन का कोई रोल होता है। रोल तो सिर्फ एक ही का होता है, वो है जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या मेरी बेसिक बात समझ में आई क्या मेरी बात समझ में आई क्या, कि एक मटेरियल के अंदर तीन तरह के चार्ज पार्टिकल होते हैं। एक होता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जिसके अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज भरा होता है, प्रोटॉन्स आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में उसको। उसके चारों तरफ कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो भी क्या होता है, वो भी बाउंडेड होता है इससे, तो ये दोनों कहीं मूव नहीं करते, तो ये दोनों का करंट में कोई रोल नहीं होता है। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके एक्साइटेड हो जाते हैं, उनको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है क्या। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुल तीन तरह के चार्ज पार्टिकल है, समझते हैं। पहला चार्ज पार्टिकल लिखते हैं हम लोग, there are three types of आप फिगर भी बनाइएगा। ये चार्ज पार्टिकल्स इन अ मटेरियल। मैंने मटेरियल लिया, कंडक्टर, इंसुलेटर, कुछ नहीं लिया, कोई एक सिंपल सा मटेरियल ले लिया। तीन तरह के चार्ज पार्टिकल्स मेरे इसमें है, तीन तरह के चार्ज पार्टिकल्स है।
पहला, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। पहला है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। अब पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो होते हैं उनकी खासियत क्या होती है? दे हैव वेरी हाई मास एंड कंटेन्स ऑल द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है इनके पास। अब ये क्या होता है? ये फिक्स्ड होता है और ये मूव नहीं करता है। लिख देते हैं, एंड नॉट अवेलेबल फॉर कंडक्शन। देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूं। ये जो चार्ज है ये हमारे किसी काम का नहीं है और ये कंडक्शन के लिए अवेलेबल भी नहीं है, फिक्स्ड होता है ये। क्लियर है? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो आपका हो गया, न्यूक्लियस में शो कर दे रहा हूं, देखिएगा मैं न्यूक्लियस शो कर दे रहा हूं। ये है मेरा न्यूक्लियस, ये है मेरा न्यूक्लियस, ये मेरा है न्यूक्लियस। ये है मेरा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पहला हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाम सुना होगा आपने। कितने लोगों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नाम सुना है? बता दो जल्दी से, मैं कुछ नया तो नहीं बता रहा हूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने लोगों ने नाम सुना हुआ है? वेरी गुड, 4-5 लोगों ने नाम सुना है। सुने हो ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? ऐसा इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से बाउंडेड है। दोज इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड to nucleus are said to be valence electrons। क्लियर है? अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करना हो तो कौन सा होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरा कौन सा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, इट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा, इन दोनों को पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों को हम लोग कंबाइंड रूप से हम लोग कहते हैं बाउंड चार्जेस। बाउंड चार्जेस, क्लियर है? इनको कहते हैं हम लोग बाउंड चार्जेस। बाउंड चार्जेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका कंडक्शन से, करंट के फ्लो से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग फिक्स्ड होते हैं और ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव नहीं करते हैं। क्या सबको क्लियर है? इसको कहते हैं हम लोग बाउंड चार्ज। लेकिन तीसरा चार्ज हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन समझने की कोशिश करते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? those electrons which gain energy and release from orbits।
ठीक है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट फ्लो या कंडक्शन, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। याद रखिएगा, करंट के फ्लो करने के लिए सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल चीज है वो कौन सा है? वो यही फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या सबको क्लियर है ये बात कि एक मटेरियल के अंदर तीन तरह के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं? न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और तीसरा होता है उसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बाहर निकला हुआ हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? वो हमारा क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हमारा क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? मैंने एक एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की कि एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। फिर यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो मूवेबल होते हैं, और वो क्या करते हैं? करंट के फ्लो में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर? क्या ये पॉइंट क्लियर है? करंट कैसे, कौन फ्लो कराता है? एक मटेरियल के अंदर कौन सा चार्ज है जो करंट को फ्लो कराता है? होपफुली आपको क्लियर होगा। सब नोट्स पे बड़े आराम से साफ साफ लिखा होना चाहिए। जब रिवीजन करते हैं तो इस तरह से रिवीजन करते हैं तो आपका टॉपिक अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ता है। अगर सीधे सीधे मैं कह दूं 3 चार्ज पार्टिकल हैं लिख देंगे तो उससे आपको समझ में कम आएगा। हो गया? से यस इफ रिटन। और एक जगह पे तीनों चार्ज को जरूर शो कीजिएगा फिगर बना के। आप छोटा फिगर बना के कोई शो कर लें वो अलग बात है। सतीश प्रकाश रेड्डी, वेरी गुड। सतीश, अमृत, अभिषेक, दिव्यांशु लिख लिया। लास्ट 30 सेकंड्स बच्चों, आई थिंक आप लिख चुके होंगे। वेरी गुड। चलो, मुझे लगता है एक सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि सर आपने बोला मटेरियल, मतलब हर मटेरियल में यही 3 चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तब तो हर मटेरियल में करंट फ्लो होना चाहिए। भाई मानते हो ना कि जब हर मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही है तो हर मटेरियल में करंट का फ्लो होना चाहिए। क्लियर है? यही से हमारा आता है कैटेगराइजेशन ऑफ मटेरियल। सिंपल सी बात है, जिसके पास जितना ज्यादा ठीक है निवेश, ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी हम लोग जिसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसके पास करंट फ्लो करने का स्कोप ज्यादा होगा। जिसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होगा उसके पास करंट का फ्लो का चांस कम होगा। इसी से हम लोग मटेरियल डिफाइन करते हैं। जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसको कंडक्टर कहते हैं। जिसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम है उसको इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, आज के बाद अगर कोई बोले कि एक इंसुलेटर है मतलब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम है। अगर कोई बहुत बढ़िया कंडक्टर है इसका मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा है। क्या ये क्लियर है? ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। क्लियर है? तो यहीं से हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहला हमारा डेफिनेशन आता है वो आता है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स को कैसे डिफाइन करेंगे देखते हैं। those materials
having large number of free electrons. Number of free electrons are said to be the conductors. कोई बड़ी बात नहीं है, जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो कंडक्टर कह दिया, उल्टा देखते हैं. Those materials having very few number of free electrons are said to be क्या मेरी बात क्लियर है सबको? क्या कंडक्टर और इंसुलेटर क्लियर है? क्या हमने दोनों में बोल दिया जिसका बहुत अच्छा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और अच्छा कंडक्टर है, करंट को फ्लो कराएगा. दूसरा इंसुलेटर ऐसा मटेरियल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही कम है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंसुलेटर कहेंगे. क्या ये क्लियर है सबको? निखिल ने हैंड रेज किया. निखिल गो अहेड, पूछिए. हाँ निखिल बोलिए. अच्छा पुराना था हैंड रेज. क्या ये क्लियर है सबको? किसको हम लोग कंडक्टर कहेंगे और किसको हम लोग इंसुलेटर कहेंगे? रोशन क्लियर है क्या? तीसरा वाला है सेमीकंडक्टर. ये तो पूरा का पूरा हमारे लिए चैप्टर ही पढ़ना है. ये सेमीकंडक्टर की खासियत क्या होती है? इसके पास भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, लेकिन जब हम इसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं बॉडी का तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है. इसीलिए सेमीकंडक्टर के बारे में कहते हैं कि लोअर टेम्परेचर पे तो ये इंसुलेटर होता है, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है. क्लियर है? तो देखते हैं, हम लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, और ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है हमको एंड में. दोज materials having lesser number of free electrons at lower temperature. टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एनर्जी गेन करता है इलेक्ट्रॉन. लोअर टेम्परेचर बट increases with सॉरी, यहाँ पे बिल्कुल सही यार, सेट टू बी इंसुलेटर, बिल्कुल सही है. और सेट ये वाला थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया था, इंसुलेटर्स. ठीक है, चलिए. तो लोअर टेम्परेचर बट इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर. मतलब ये डिपेंड करेगा किस टेम्परेचर पे इसको यूज कर रहे हो. कम टेम्परेचर पे इंसुलेटर की ऑलमोस्ट इंसुलेटर है और ज्यादा टेम्परेचर पे ये ऑलमोस्ट कंडक्टर की तरह बिहेव करता है. क्लियर है? अगर मैं बोलूं कि तीनों का एक एग्जांपल देने की कोशिश करूं. एग्जांपल पहला कंडक्टर का एग्जांपल दूंगा. मेटल जनरली अच्छे कंडक्टर होते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम. ठीक है. इंसुलेटर में पहला एग्जांपल दूंगा वुड. एग्जांपल क्या दूंगा? वुड. और सेमीकंडक्टर में क्या देंगे एग्जांपल? सेमीकंडक्टर में एग्जांपल देंगे कार्बन, सिलिकॉन. क्लियर है? ये मेरे एग्जांपल्स हो गए. ठीक है.
अब यहीं पे इसको और समझाने के लिए हम लोग हर मटेरियल में एक नया टर्म डिफाइन करते हैं। वो क्या होता है? नया टर्म होता है हमारे लिए, नया टर्म होता है हमारे लिए, वो होता है एन। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्लियर है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये इसको कहते हैं एन। इसको एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब समझते हैं। एन बोले तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। इसीलिए कहते हैं इसको हम लोग, इसीलिए कहते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। फ्री इलेक्ट्रॉन कितना का डेंसिटी एक्चुअली, ठीक है? एनीवेज ग्रेफाइट कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं एग्जांपल्स देखने के लिए हमें जरूरत नहीं है। हम मेटल्स की बात, कंडक्टर्स की बात करेंगे। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों हमारे लिए बाद में आएगा। तो एन बोले तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या होता है कि हर एक मटेरियल का अपना अपना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है पर यूनिट वॉल्यूम एट अ सर्टेन टेम्परेचर, किसी एक टेम्परेचर, क्लियर है? एन। तो ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल है। अगर इसके बारे में मैं लिखूं तो ये एक्चुअली एक तरीके का प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल है। प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल है। याद रखिएगा एनसीईआरटी में आपको कई मटेरियल्स का ये दिया भी हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्लियर है? किसी सर्टेन टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबका दिया हुआ भी है। तो देखिएगा कंडक्टर में देखते हैं कि कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा, एन जो होगा वो हाई होना चाहिए। उसी तरीके से इंसुलेटर में देखें तो एन जो होना चाहिए वो बिल्कुल लो होना चाहिए। बोलिए मानते हैं क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास ज्यादा होगा वो बेटर कंडक्टर होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास कम होगा वो बुरा कंडक्टर होगा। बोलिए क्लियर है क्या? तो एक कंडक्टर इंसुलेटर चेक करने के लिए एक टर्म लाते हैं एन। इसका यूज हम लोग अगले क्लास में ज्यादा करेंगे, आज ज्यादा नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यही डिसाइड करता है कि कौन सा अच्छा कंडक्टर है और कौन सा बुरा कंडक्टर है। बोलिए क्लियर है क्या? क्या सबको टाइप्स ऑफ मटेरियल्स क्लियर है क्या? बताइए। क्या समझ में आया कि यही फ्री इलेक्ट्रॉन कितना है यही डिसाइड करेगा कि कौन बढ़िया कंडक्टर है और कौन बुरा कंडक्टर है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभिषेक ने हैंड रेज किया। अभिषेक पूछिए। अभिषेक सर सेमीकंडक्टर को ये कुछ डिफाइन नहीं करेगा एन? सेमीकंडक्टर का एन जो होता है टेम्परेचर पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। शुरुआत लोअर टेम्परेचर पे एन की वैल्यू बहुत ही कम होती है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? बहुत ही कम है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संख्या काफी तेजी से बढ़ती है। तो जो कम टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, ज्यादा टेम्परेचर पे बहुत अच्छा कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा सेमीकंडक्टर, क्लियर है? और एन का वैल्यू क्या होगा? दोनों के बीच में होगा, कंडक्टर और इंसुलेटर के ठीक कहीं बीच में अलाई करेगा इसका। ये तो बहुत क्लियर है ना, कंडक्टर का एन सबसे ज्यादा होगा, इंसुलेटर का एन सबसे कम होगा और कहीं बीच में लाई करेगा सेमीकंडक्टर। क्या सबको क्लियर है? ये प्रत्युष ने एक सवाल पूछा कि सर n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। प्रत्युष गौर से देखो ना, तो मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने से n में इतना चेंज नहीं आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ना ही इंसुलेटर में आता है। सिर्फ सेमीकंडक्टर ही ऐसा होता है जिसमें टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से n बढ़ता है, और इसके पीछे भी बड़ा वैलिड रीजन है। सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकलने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है। तो जैसी वो एनर्जी मिलता है वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। क्लियर है प्रत्युष? ये हम हर मटेरियल के लिए नहीं कह सकते। चलिए
आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सबने लिख लिया होगा, समझ गए हो सब लोग, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो अब एक सवाल आता है कि चलो मान लिया कि एक कंडक्टर के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसी की वजह से करंट फ्लो होता है, लेकिन अभी भी सवाल है इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करता है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे और एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ हम बढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग डालते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। ये टॉपिक 2 लेक्चर तक यही टॉपिक चलता रहेगा खाली, लेकिन याद रखिएगा ये पूरा का पूरा 10th तक का पढ़ा हुआ सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा और चैप्टर का 30% खत्म हो जाएगा सिर्फ यही डेरिवेशन करते करते हमारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको शुरू से ही पूरा फोकस्ड रहना पड़ेगा इस टॉपिक। ठीक है, अगले क्लास तक कंटिन्यू यही चीज चलाता रहो। तो इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, क्या हम कहना चाहते हैं समझने की कोशिश करें। तो मैंने बोला कि एक कंडक्टर में होता क्या है, तो कंडक्टर में दो, एक तो अपना बाउंड चार्ज है। बाउंड चार्ज का मतलब जो मूव नहीं करने वाला है, ये हमने मान लिया, ये येलो कलर से क्या मान लिया, ये हमारे क्या है, बाउंड चार्ज, बाउंड चार्जेस। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बड़ा सिंपल सा है मतलब, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, बहुत हाई स्पीड से मूव करता है और बीच में उसको रास्ते में जैसे ही कोई बाउंड चार्ज मिलता है ये उससे टकरा करके दूसरे डायरेक्शन में मूव कर जाता है। फिर यहाँ मूव किया, फिर यहाँ से टकरा के कहीं और मूव कर जाएगा। ठीक है, फिर कहीं और मूव कर जाएगा, फिर कहीं और मूव कर जाएगा, फिर कहीं वॉल से जाके कोलाइड कर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। तो जनरली हमने देखा कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का मोशन देखने की कोशिश करें तो ये क्या है, रैंडम मोशन है। ये रैंडम मोशन है, इसका मकसद क्या है, लगातार ये कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट बाउंड चार्जेस से। यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो करंट में होता है वो कभी कभी सीधा फ्लो नहीं होता है, वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ये बाउंड चार्जेस से क्या करता है, ये कोलाइड करता रहता है। तो लिखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव in random motion, move in random motion. Electrons move in random motion in a conductor it is moving with very high thermal speed, with very high thermal speed याद रखिएगा थर्मल स्पीड जो होता है कितना होता है, ऑलमोस्ट ये ऑलमोस्ट होता है 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड के अप्रॉक्स। वेरी हाई थर्मल स्पीड से ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव कर रहे हैं। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है इज मूविंग विद वेरी हाई थर्मल स्पीड कह रहे हैं, क्योंकि आखिर ये एनर्जी गेन कैसे किया है, ये एनर्जी गेन बाहर के हीट की वजह से ही तो किया है, फ्री बाहर के हीट की वजह से ही हुआ है, तो इसलिए इसको थर्मल स्पीड कह रहे हैं हम। बहुत हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, अब लिखते हैं आगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव with successive collisions with bound charges. Move with successive collisions. Successive का मतलब लगातार कोलाइड कर रहा है। Successive collisions with bound charges. बाउंड चार्जेस के साथ कोलिजन करके वो मूव कर रहा है। क्लियर है क्या? तो क्या सबको इलेक्ट्रॉन का मोशन समझ में आ गया क्या?
क्या ये बिल्कुल गैसियस मॉलिक्यूल्स के मोशन की तरह नहीं है जो कि रैंडम मोशन मूव करता है और कोलिजन करता है, कंटिन्यूअस कोलिजन करते रहता है? तो इलेक्ट्रॉन्स भी सक्सेसिव कोलिजन में कोलिजन के साथ मूव करता रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ता है? सक्सेसिव कोलिजन से हर थोड़े दूर मूव करने का उसको क्या मिल जाता है? बाउंड चार्जेस मिल जाता है। चलो ये तो हो गया। अब हमने सोचा कि चलो मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि चलो किसी वक्त पे हर इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, हम लिखते हैं कंसीडर, लिखते हैं हम लोग आगे, ये सब आपको भी लिखना है, फिगर भी ड्रॉ करना है। कंसीडर n electrons, n free electrons moving with velocities v1, v2 up to vn, v1 v2 से up to vn. Consider n free electrons moving with velocities v1 v2 to up to vn. Sorry, उल्टा गलत हो गया, v नहीं u, velocities u1 u2 un at any instant, किसी वक्त पे, at any instant, किसी वक्त, ठीक है। हमने मान लिया कि एक किसी वक्त पे सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, क्लियर है। तो हमने बोला कि मान लीजिए इनका हेंस, हम लिख सकते हैं हेंस, अगर मान लीजिए हम लोग इसका एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहें, अगर मान लीजिए हम चाहें कि एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहें, इसका एवरेज वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कितना होगा? u average. तो u average should be written what? u1 plus u2 up to un divided by u1 u2 up to un divided by n. ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। चलो सबका अपना अपना वेलोसिटी, इन सबका एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। अनिमेश आपने पूछा है थर्मल स्पीड क्या होता है। अनिमेश मैंने बताया थर्मल स्पीड का मतलब कि जो स्पीड, जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी कहां से गेन किए हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स हीट एनर्जी गेन करके बाहर निकले हैं, तो उनके पास हीट एनर्जी की वजह से जो स्पीड हुआ है, एनर्जी जो गेन किया है, तो बाहर स्पीड से आएंगे वो, तो वही स्पीड बेसिकली क्या होता है, उनका कहते हैं हम लोग थर्मल स्पीड, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी हमने लिख लिया u1 plus u2 up to un divided by n। बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ, कि जो एवरेज वेलोसिटी हो गया हमारा, वो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा 0। हमारा एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। आप पूछोगे कैसे? मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ। किसी वक्त पे अगर सबकी वेलोसिटी को देखोगे तो कोई लेफ्ट वर्ड से, कोई राइट वर्ड से, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, दाएं बाएं, रैंडम है। जब रैंडम कोई चीजें होती हैं तो हर तरफ डायरेक्शन का चांस क्या होगा? सेम होगा। और क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ओवरऑल रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? सबका 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हमने बोला कि रैंडम मोशन होने की वजह से एवरेज, किसी वक्त पे सबका अगर एवरेज निकालो, मान लो बहुत सी वेलोसिटी है, एक का वेलोसिटी ऐसे, दूसरे का ऐसे, तीसरे का ऐसे, चौथा का ऐसे, पांचवा ऐसे, तो क्या ओवरऑल नेट वेक्टर मिलकर ये 0 नहीं हो जाएगा क्या? इसीलिए हमने क्या मान लिया कि नेट एवरेज वेलोसिटी शुड इज इक्वल टू 0। लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, वो क्या था कि मान लीजिए हमने कोई कंडक्टर ले लिया, और कोई कंडक्टर में अगर मान लीजिए कि हमने किसी वक्त पे क्रॉस सेक्शन एरिया पे देखा कि क्या हो रहा है, तो हमने देखा कि किसी एरिया पे जितना इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है, उतना ही इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट भी जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं नेट फ्लो ऑफ चार्ज कितना हो रहा है, नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज 0, तो करंट भी कितना हो जाएगा? 0। यही वो केस है। इस केस में आपका नेट फ्लो ऑफ चार्ज जो हो रहा है वो क्या आ रहा है? 0। आपका ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है। ये बड़ा हमारा कंफ्यूजन है।
मान लीजिए कि हमने आपको एक सीधा सीधा कंडक्टर दे दिया, तो उसके मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन किसी भी पॉइंट पे जो एवरेज मोशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, जीरो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है क्या? एवरेज मोशन जीरो। तो एक आज के बाद याद रखना कि मान लीजिए मैंने आपको एक सीधा सीधा कंडक्टर कट करके दे दिया, कोई इसके थ्रू सोर्स नहीं लगाया, कट करके दे दिया, तो आप ये मानोगे कि इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं, लेकिन जो रैंडम डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो एक सेक्शन पे अगर देखेंगे तो जितना लेफ्ट टू राइट जा रहा है उतना ही राइट टू लेफ्ट जा रहा है। इसका मतलब है कि एवरेज मोशन जो है वो क्या है, जीरो। तो एवरेज करंट भी टोटल क्या होगा किसी भी पॉइंट से, जीरो। क्या ये क्लियर हो गया क्या कि टोटल करंट, आप खुद भी सोचो ना, सीधा सीधा एक वायर कट करके दे दो, करंट फ्लो करेगा क्या? जब तक कोई सोर्स बैटरी नहीं लगाएंगे क्या करंट फ्लो करेगा क्या? तो इस केस में भी क्या आ रहा है, टोटल करंट क्या आ रहा है, जीरो। सिंपल एक कंडक्टर देके पूछा आपसे कि करंट कैसे फ्लो करेगा, तो आपने देखा कि नेट करंट कितना आ रहा है, जीरो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या है सबको क्लियर डेरिवेशन पॉइंट? तो हम एक कंक्लूजन लिख सकते हैं, हेंस नो नेट करंट, नो नेट करंट, बार बार कह रहा हूं, नो नेट करंट फ्लो through a conductor, flow through a conductor, no net current flow through a conductor when connected with no source, when connected with no source. Is it done? अनिमेश बिल्कुल सही बात है। अनिमेश मैं ये कहना चाहता हूं इंडिविजुअल चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, चार्ज तो कभी रेस्ट पे रह ही नहीं सकता, चार्ज तो फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे रह ही नहीं सकता, फ्री इलेक्ट्रॉन से मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, पर टोटल फ्लो ऑफ चार्ज कितना है, जीरो। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, करंट क्या है, जीरो। मतलब आज के बाद एक वायर दे दूं तो आप ये मत कहना कि चार्ज नहीं फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, बट नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज व्हाट, जीरो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये आप सबको क्लियर है? क्या आप सबको इतना क्लियर है? चलिए जल्दी लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर लिख लो तो एटलीस्ट से यस इफ इट्स कंप्लीट, जस्ट लेट मी नो। वेरी गुड। देखो मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं कि आपका नोट्स बहुत प्रॉपर हो, लेकिन आपको भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है? प्रत्युष एवरेज बता दो। प्रत्युष देखो, प्रत्युष मैं ऐसे कह रहा हूँ, प्रत्युष मैं कह रहा हूँ कि कोई बॉडी एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो बाकी लोग लिखते रहे, मैं प्रत्युष सुन रहा हूँ। प्रत्युष मान लीजिए कि आप कोई रैंडम डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे हो, तो अगर मैं बोलूंगा कि नेट मोशन क्या होगा, नेट मोशन, तो नेट मोशन में जब रैंडम हम वर्ड यूज करते हैं तो रैंडम का मतलब आपको पता नहीं है कितना किस तरह, तो क्या आप ऐसा नहीं मानेंगे कि जितना लेफ्टवर्ड्स मोशन हो रहा है ऑलमोस्ट उतना ही रैंडम में राइटवर्ड्स भी हो रहा है? प्रत्युष क्लियर है क्या प्रत्युष? तो मैं कह रहा हूं कि नेट अगर मैं बोलूं कितना मोशन है तो क्या बोलोगे, नेट मोशन कितना है, जीरो। उसी तरीके से अनिमेश 10 इलेक्ट्रॉन लिखा, बिल्कुल सही है। उसी तरीके से प्रत्युष में कह रहा हूं कि यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब रैंडम डायरेक्शन में है तो पॉसिबिलिटी क्या है, लेफ्टवर्ड जाने की जितने इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है उतना ही पॉसिबिलिटी राइटवर्ड की भी है। तो क्या नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो नहीं हो जाएगा प्रत्युष?
चलिए लिख लिया सबने? याद रखना बहुत ही हाई स्पीड होता है, थर्मल स्पीड बहुत ही हाई होता है और उसी हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। चलिए लिख लिया जल्दी। यानी बैटरी नहीं लगाओगे, अगर बैटरी नहीं लगाओगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन भले मूव करता रहे अंदर में लेकिन कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। चलिए आज का अपना लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं, इसका इंट्रोडक्शन दूंगा जहां से कल की कहानी शुरू होगी। ठीक है, क्या इंट्रोडक्शन? तो हमने क्या किया, कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। अब हमने लगा कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस का करंट तो फ्लो करेगा नहीं, हमने बैटरी लगा दिया। जब हमने बैटरी लगा दिया तो अब क्या हुआ कि बैटरी लगाने की वजह से ये वाला प्लेट हो गया पॉजिटिव और ये वाला हो गया नेगेटिव। तो ये वाला प्लेट क्या हो गया पॉजिटिव और ये वाला क्या हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट देखते हैं। अब ये पॉजिटिव प्लेट होने की वजह से आप भी जानते हो कि इसके अंदर एक फील्ड सेटअप हो गया, पॉजिटिव के अवे और नेगेटिव के टुवर्ड्स। तो हमने क्या किया कि कंडक्टर के अंदर एक फील्ड सेटअप कर लिया। अब ये कितना होगा ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि L लेंथ का कंडक्टर, तो आप जानते हो कि V इक्वल्स टू कितना होता है E बाई E इंटू एल। V इक्वल्स टू क्या होता है E इंटू डिस्टेंस L, ये हमने पढ़ चुके हैं। V इक्वल्स टू होता है E इंटू एल, इसका मतलब है कि E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा V अपॉन L। फील्ड कितना आ गया V अपॉन L, तो हमने फील्ड सेटअप कर दिया। फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी तो ऐसे बना दिया। फिर अब जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर में, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे भी इसके वजह से फोर्स एक लगेगा। और वो फोर्स कैसे होगा, वो फोर्स होगा कुछ फील्ड के ऑपोजिट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिव चार्ज है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू माइनस E इंटू कैपिटल, माइनस E इंटू कैपिटल E। फिर F इक्वल्स टू माइनस E। मैं बस समझाना चाह रहा हूं, यही फोर्स की वजह से हम लोग आगे बात करेंगे अगले लेक्चर में। क्या क्लियर है क्या? यहीं से शुरू करेंगे, कंडक्टर विद पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, विल कंटिन्यू दिस लेक्चर फ्रॉम इन नेक्स्ट डे। ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगले दिन यही लेक्चर शुरू करूंगा विद पोटेंशियल डिफरेंस। सब लोग पढ़ के आना है कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो हैव अ नाइस डे बच्चों। बाय बाय। नोट्स अपलोड हो जाएगा।